नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त हम अभी के सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं, मुद्दा रुपेश सिंह के मर्डर कांड का। इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज हम चर्चा रुपेश हत्याकांड के विषय में कर रहे हैं और इस केस को हम लगातार देखते आए हैं और आप खासकर इस पर हर रोज चर्चा भी कर रहे हैं कि कहां तक तहकीकात पहुंची है, क्या हुआ है। 8 दिन बीते हैं, पुलिस के हाथ खाली है। कुछ सवाल जनता के भी होंगे जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आपको क्या लगता है, जैसा कि डीजीपी ने कहा है कि मामला पार्किंग विवाद का है और हो सकता है कि ठेके का भी कोई विवाद हो, क्या सच में मामला यही है? देखिए गरिमा, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आज मंगलवार से मंगलवार 8वें दिन में जी, और अब तक सब कुछ गोल है, मतलब कुछ भी नहीं मिला है, खाली है, पूरा खाली है। और आज डीजीपी साहब, बिहार के पुलिस के मुखिया एसके सिंघल साहब ने जी ये कह दिया कि प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये एयरपोर्ट के पार्किंग का विवाद है और उसी कड़ी में जांच सबसे तेज बढ़ रही है। ठेके की बात उन्होंने बाद में कही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, मुझे ऐसे बयान की उम्मीद बिहार पुलिस के मुखिया से तो नहीं थी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि रुपेश सिंह मामले में अब डीजीपी साहब और उनकी टीम जो है कुछ गढ़ने और पढ़ाने की कोशिश कर रही है और यह नाइंसाफी होगी। देखिए डीजीपी साहब, आप जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वह बिहार नहीं पढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपकी स्टोरी गलत हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने प्राइमा फेसी की बात की है, मैं सहमत नहीं होता हूं और मेरी तरफ बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे आपकी स्टोरी से। देखिए, मुझे पता है कि 1988 में आप भी आईपीएस बने हैं। 1989 से मैं भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं। 1 साल आपसे जूनियर हूं क्राइम रिपोर्टिंग में। मैं यूपीएससी नहीं दिया था, लेकिन क्रिमिनोलॉजी को मैं भी समझता हूं और क्राइम साइंस को हम भी समझते हैं। आप जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम गलत हो जाएं। कई मौके ऐसे आते हैं जिसमें पुलिस भी गलत होती है, क्योंकि ट्रायल डीजीपी साहब आपका होता है, आपकी पुलिस का होता है। यह ट्रायल कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। लोग गलत समझते हैं कि ट्रायल अपराधी फेस कर रहा है। ट्रायल हमेशा पुलिस फेस करती है, इस बात को समझिएगा डीजीपी साहब, क्योंकि आप एक स्टोरी गढ़ते हैं और उसी स्टोरी के आधार पर आप अपराधी को कन्विक्टेड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके स्टोरी में इतना लूपहोल्स होता है कि वो अपराधी बचकर निकल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से रुपेश सिंह हत्याकांड में जितना हंगामा बरपा है और जिस तरीके से प्रेशर माउंट है, वैसे में लग रहा है कि कुछ गढ़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप जिस पार्किंग विवाद की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट के पार्किंग विवाद की, यह मसला जो है पहले दिन ही आया था। डीजीपी साहब, यदि ये मसला होता और महज ये मसला होता तो मुझे मालूम है कि आपकी टीम भले जितनी लचर हो, यह केस अब तक क्रैक कर दिया जाता। देखिए, हम कुछ बातें खोलना चाहते हैं। पार्किंग विवाद कहा जा रहा है। देखिए, एयरपोर्ट पर पार्किंग के विवाद में क्या हो सकता है? एयरपोर्ट का जो पार्किंग है वह बिहार सरकार नहीं देती है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है। वहां से ई टेंडरिंग होती है। तो डीजीपी साहब क्या स्पष्ट करेंगे कि रुपेश सिंह इस पार्किंग विवाद में किस तरीके से जुड़े थे? क्या वो पार्किंग लेना चाहते थे? जहां तक हमें जानकारी है, कोई रंजीत सिंह है, मैं जानता नहीं हूं, उनके नाम से पार्किंग है, अलॉट है, और कोई बउआ है और चंदन है, वो साथ मिलकर चलाते हैं। मैं किसी को नहीं जानता हूं, हाँ रुपेश सिंह को जानता था। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हुई, पार्किंग में ऐसा कौन सा विवाद हुआ जिसके कारण रुपेश सिंह की हत्या हो गई? और वह भी सहज हत्या नहीं, 6 गोलियां शरीर में दाग दी जाती हैं, वो भी सड़क पर। हाँ, और अपराधियों की संख्या 2 है, 4 है, 6 है। आप कह रहे हैं कि आपने टेक्निकल जांच की है, साइंटिफिक जांच की है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया। मुझे तो लगता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा कुछ है ही नहीं आपके पास। यदि यह महज पार्किंग विवाद होता डीजीपी साहब, तो अब तक
सब कुछ खुल गया होता। अब देखिए, जब रुपेश सिंह एयरपोर्ट का ठेका, पार्किंग का ठेका दिलाने और खत्म कराने की स्थिति में नहीं थे, तो फिर यह विवाद और क्या हो सकता था? क्या महज गाड़ी लगाने का विवाद था, या कोई मामूली बदकही थी? तो क्या इस मामूली बदकही से यह हत्या, इतनी बड़ी हत्या, देखिए आपने सुपारी किलर की भी बात की, हम उस पर आगे आएंगे, हो सकती है? मुझे लगता है नहीं हो सकती है। और यदि यह बात इतनी बड़ी थी, तो मुझे लगता है कि यदि एयरपोर्ट पर कोई मसल फाइट हो गया होता पार्किंग वालों के साथ और रुपेश सिंह के साथ, जिसमें मरो या मारो की स्थिति होती, तो संभवतः कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि हां वहां कोई मसल फाइट हुआ। और फिर आपके इंटेलिजेंस को हम चुनौती देते हैं डीजीपी साहब, यदि आपका ही कहा मान लें कि यह पार्किंग विवाद था और पार्किंग का विवाद इतना गहरा था, तो देखिए पटना एयरपोर्ट का पार्किंग खुले में है और वहां लोगों की आवाजाही कितनी है, वहां कितने तरीके के लोग आते जाते हैं, और वहां रेगुलर काम करने वाले लोग भी। देखिए रुपेश सिंह इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर थे। तो यदि ये विवाद इतना बड़ा था, मुझे पता है कि एयरपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच के भी लोग होते हैं, पुलिस के भी लोग होते हैं, इंटेलिजेंस के भी लोग होते हैं, तो क्या उन्हें कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि हाँ पार्किंग को लेकर? क्या आप बताएंगे कि ऐसा कोई अलर्ट जारी किया गया था कि इस पार्किंग को लेकर कोई खून खराबा होने वाला है? क्या इस पार्किंग को लेकर? और फिर हम सवाल करते हैं, देखिए यदि यह महज पार्किंग का विवाद है, तो हमें खबर है कि जो पार्किंग से जुड़े लोग हैं, चाहे वो रंजीत हैं, चंदन हैं, बउआ हैं, उन्हें आप रोज बुलाते हैं और रात को फिर छोड़ भी देते हैं। तो ये तीनों भगोरे नहीं हैं। यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे या पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी ताकत तो, भले पुलिस कमजोर हो गई है, आप डंडा तोड़ कर, चाहे कुछ भी कर, आप उगलवा लिए होते। लेकिन आज 8 दिन हो गए, आप यह नहीं बता पाए कि रुपेश सिंह की हत्या यदि पार्किंग विवाद में हुई तो कल्प्रिट कौन है, शूटर कौन है और सारा लाइनर कौन है। आप अब तक अपराधी की पहचान नहीं कर पाए हैं और तुक्के में तीर चला रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि केस को रफा दफा करने की किसी तरीके से, कई सारे केसेज हुए, केवल आपके कार्यकाल में ही नहीं, पहले भी हमने देखा है कि जब हंगामा बहुत बरपा है तो किसी को पकड़ लो और कह दो कि इन्होंने ही मारा है, लेकिन आप कोई साइंटिफिक प्रूफ या इतना बड़ा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं कि उनका कन्विक्शन हो जाए, कोर्ट में बेल मिल जाता है। तो फिर ऐसा ही होने जा रहा है। तो ये बड़ा मसला है। और यदि ये पार्किंग विवाद महज पार्किंग विवाद होता, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं डीजीपी साहब एसके सिंघल जी, कि अब तक आप लाइनर पकड़ लिए रहते, अब तक आप शूटर पकड़ लिए रहते, और शूटर नहीं भी पकड़ा गया होता, चलिए किसी पाताल लोक में जाकर छुप गया, तो आपकी पुलिस अब अभी इतनी सक्षम है कि वह इस तरीके से शूटर के करीब पहुंचती और लोगों को तोड़ देती कि शूटर को भागते 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 कहीं सरेंडर कर देना होता। तो आपकी कहानी में लोचा है और आपका ट्रायल हो रहा है। डीजीपी साहब ध्यान रखिएगा, समझे ना, ट्रायल अपराधी का नहीं होता है, और आप ट्रायल में कमजोर होते हैं, आपके पास साक्ष्य कमजोर होता है, आपकी कहानी झूठी होती है, आपकी कहानी कमजोर होती है, इसलिए अपराधी बचता है, अपराध बढ़ता है। जी, आपकी बातों से तो हर लोग सहमत होंगे कि पार्किंग वाला विवाद तो कोई लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सही बात है, अगर पटना नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए यदि आप कह रहे हैं कि सिर्फ यही विवाद था, तो फिर आपको इतने साक्ष्य लाने होंगे। 8 दिनों में कुछ तो पता नहीं, 8 दिनों में तो आप सब कुछ खोल दिए रहते, क्योंकि इसमें अब तक कोई भगोड़ा नहीं है। यदि पार्किंग विवाद है, पार्किंग से कनेक्टेड किसी आदमी ने सुपारी किलर को हायर किया है,
तो उसकी पहचान हो गई होती, सुपारी किलर कौन है उसकी पहचान हो गई होती, सुपारी किलर कहाँ का है उसकी पहचान हो गई होती, सुपारी किलर कौन सा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है उसकी पहचान हो गई होती, सुपारी किलर को हथियार किसने दिया इसकी पहचान हो गई होती, सुपारी किलर हत्या के पहले कहाँ था इसकी पहचान हो गई होती, सुपारी किलर ने किस बाइक का इस्तेमाल किया इसकी पहचान हो गई होती, सुपारी किलर भागकर कहां गया इसकी पहचान हो गई होती। तो आप ये तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं जी। ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो बस कह देना है। तो ये कह देने से वैसे लोग कन्विंस हो सकते हैं जिन्हें क्रिमिनोलॉजी और क्राइम साइंस का पता नहीं है, हमारे जैसे लोग सवाल आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। डीजीपी साहब ने भी बात की है सुपारी किलर्स की, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर इसके पीछे है। आपने भी अभी कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते या फिर पार्किंग वाली बात होती तो अभी तक पता चल जाता। तो आपको क्या लगता है कि कोई सुपारी किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर इसके पीछे, और अगर है भी तो इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? देखिए गरिमा, अब इस बात को क्रिमिनोलॉजी से समझिए। शूटर्स और सुपारी किलर्स जी, दोनों हत्यारे होते हैं, लेकिन शूटर्स और सुपारी किलर्स में बड़ा फर्क है। देखिए, यदि डीजीपी साहब की बात हम सच मान लें तो इसमें सुपारी किलर है। सुपारी किलर मतलब ये होता है कि पैसा लेकर हत्या करना, इसमें शूटर नहीं है जी। सुपारी किलर है। अब शूटर किसे कहते हैं? शूटर ये कहते हैं कि कोई गैंगस्टर है, उसने खुद गोली चलाकर हत्या कर दी, या गैंगस्टर के पास इतने बुतरू हैं जिन्हें और किसी बात की परवाह नहीं है। उसके बॉस ने कहा कि फला को मार देना है तो वो जाकर मार दिया, या तो वो शूटर कहलाता है। अब सुपारी किलर समझिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कहानी बताई जा रही है इसमें लोचा है। सुपारी किलर क्या होता है? सुपारी किलर पैसे लेकर हत्या करने वाला अपराधी होता है। और यह पूरी प्लानिंग कैसे होती है? देखिए, यदि रुपेश सिंह की हत्या सुपारी लेकर की गई है, देखिए है भी, लेकिन ये बस इतना छोटा मोटा विवाद नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें बड़ी राशि की डील हुई है। अब ये डील कैसे होती है सुपारी किलर के साथ, समझिए। डीजीपी साहब को पहले यह बताना चाहिए कि सुपारी किलर जो पैसा लेकर हत्या करता है उसे पैसा देने के लिए कौन तैयार हुआ, जी, किसने पैसा दिया। अब आप मान लीजिए कि आपको किसी की हत्या करानी है, गरिमा भारती चाहती है कि फला व्यक्ति की हम हत्या करा दें, तो गरिमा भारती का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, तो गरिमा भारती किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करेगी जिन्हें जानकारी हो कि सुपारी लेकर हत्या करने वाले लोग कौन कौन हैं, बिल्कुल, ठीक है ना? तो पहले उस व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने सुपारी किलर को तलाशा, कौन है वो व्यक्ति जिसने सुपारी किलर को अंडरवर्ल्ड के भीतर से तलाशा कि वो रुपेश सिंह की हत्या कर सकता है। अब देखिए, सुपारी किलर जो होते हैं वो नशा में हत्या करने वाले नहीं होते हैं कि राह चलते चलते गोली मार दी। जब वो पैसा लेते हैं और हत्या की कीमत लगाते हैं तो वे पता कर लेते हैं कि हत्या किसकी करनी है। तो उन्हें निश्चित तौर पर पता होगा कि हत्या हमको जिसे करनी है वह किसी एयरलाइंस का मैनेजर है, क्योंकि उसे तस्वीर दिखाई गई होगी, उसे पहचान कराई गई होगी, उसे यह भी पता होगा कि वो इतनी महंगी गाड़ी में चलता है। तो फिर इससे हत्या की कीमत तय होती है। और सुपारी किलर जब तय किया जाता है, यदि आप समझती हैं बातों को, क्रिमिनोलॉजी को, तो सुपारी किलर के साथ जो डील होती है वो डील फुल एंड फाइनल पेमेंट एक बार नहीं होता है। तो जब बड़ी कीमत तय की गई तो फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हुआ, उसमें एडवांस की राशि दी गई, एडवांस की राशि दी गई और कहा गया कि बाकी पैसा जो है वो काम हो जाने के बाद, हत्या हो जाने के बाद दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 2 अपराधी थे, 4 अपराधी थे, कुछ लोग कह रहे हैं 6 अपराधी थे। 2 अपराधी गोली मारने के वक्त थे, 2 अपराधी रास्ते में थे, 2 अपराधी और बैकअप के लिए थे। यदि 6 अपराधी ही शामिल हैं और यदि 5 लाख रुपए की सुपारी है तो 6 अपराधी में 5 लाख में उन्हें कितने पैसे मिले? 80,000 85,000 रुपये प्रति व्यक्ति को। जी, तो ये संभव नहीं होगा, फिर ये बड़ी कीमत होगी। तो ये बड़ी कीमत देने वाला व्यक्ति कौन है वह पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले एडवांस पेमेंट किया गया। अब देखिए, हत्या कर देने के बाद वह व्यक्ति भले मोबाइल बदल ले
वह भले जाकर अपने ठिकाने पर छुप जाए। जो किलर है, जिसने अपना काम कर दिया है, तो जिस व्यक्ति ने सुपारी दी है उससे कहता है कि मेरा बाकी पैसा दो, मेरा बाकी पैसा दो। तो बाकी पैसे के लिए पेमेंट बन रहा होगा जी, तो उसका भी पता होना चाहिए। अब आगे चलिए, सुपारी किलिंग की डील यहीं खत्म नहीं हो जाती है गरिमा। सुपारी किलिंग की डील इससे आगे जाती है, क्योंकि जैसे ही आप सुपारी किलर हायर करते हैं, आप उस अपराधी के जिससे आप हत्या करा रहे हैं उसके बस में हो जाते हैं, क्योंकि वह जब चाहे आपका नाम उगल दे सकता है। तो इतनी बड़ी हत्या हो गई, तो जिसने हत्या की, जिसने हत्या कराई, वह उसको भी पता होगा कि इतना बड़ा हंगामा रुपएगा। तो सुपारी किलर को तब तक आपको ढोना पड़ता है जब तक वह गिरफ्तार न हो जाए। जहां उसे छुपाया गया है, यहां जहां छुपने के लिए कहा गया है, यदि उसने कह दिया कि 50,000 रुपये भेजो तो 50,000 रुपये भेजना होगा। आप नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेगा तो वो नाम खोल देगा आपका। और बाद में जब वो मतलब पहले ठिकाना दीजिए। फिर यदि वह गिरफ्तार हो जाता है और जेल चला जाता है, तो जो सुपारी देने वाले शख्स होते हैं उन्हें उस सुपारी किलर के घर का खर्चा उठाना पड़ता है, और साथ में जेल का खर्चा उठाना पड़ता है, और इतना ही नहीं, बेल का भी खर्चा उठाना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये सुपारी किलिंग ऐसे नहीं होती है। मैंने कहा शूटर और सुपारी किलिंग में आसमान जमीन का फर्क है। ठीक है ना। और जिस तरीके से यह वारदात हुई, देखिए आजकल क्या हुआ, कहा जा रहा है कि टीनेजर्स, इस वारदात में टीनेजर्स की बात नहीं आ रही है। इस वारदात में वैसे व्यक्ति की बात आ रही है जो शरीर से भी मजबूत होगा। ठीक है ना, वो शरीर से भी मजबूत होगा। तो यदि डीजीपी साहब की बात सही है कि पार्किंग में हुआ, तो आप हमें बताइए ना कि पार्किंग विवाद में ये हुआ तो सुपारी किलर्स की खोज किसने की, सुपारी किलर का भुगतान किसने किया, सुपारी किलर का लाइनर कौन बना, सुपारी किलर को बाइक किसने उपलब्ध कराई, सुपारी किलर को हत्या करने के बाद कहां भाग जाने की सलाह किसने दी। क्योंकि जिसने सुपारी दी होगी उसे यह पता होगा कि उसे भागकर जाना कहां था, और अब तक वो उसका खर्च उठा रहा होगा आपकी बिल्कुल। अरे उठाना ही पड़ेगा ना, उसका ही नहीं उसके परिवार का खर्च उठाना पड़ेगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस भी बहुत बड़ा है, पैसे भी बहुत बड़े हैं, और अगर ऐसा कुछ है इसके पीछे तो वो इंसान भी बहुत बड़ा तो होना चाहिए। इसी बात से यह कड़ी जोड़ने की जरूरत है कि पार्किंग के विवाद में क्या इतना बड़ा खर्च किया जा सकता था। और यदि पार्किंग का ही विवाद है जी, तो फिर यदि आपने मान लिया कि आप उसी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और आपका इन्वेस्टिगेशन कहता है कि यही विवाद है, तो आपके पास यदि आपकी टीम को यह केस 6 घंटा में क्रैक कर देना चाहिए था। तो देखिए, इस केस को अब क्रैक करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस केस को ब्लाइंड कर, मतलब आप कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा। बिल्कुल। एक सवाल और भी है कि जिस तरह से सभी चीजें अभी हमारे सामने हैं, 8 दिन बीत चुके हैं, डीजीपी आकर बयान दे रहे हैं, लेकिन खाली तो है सब कुछ, हाथ खाली है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या लगता है आपको कि बस रफा दफा और निपटारा करने की बात की जा रही है, या फिर ऐसा? देखिए, अब तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि डीजीपी साहब का बयान इस तरीके से आना, डीजीपी बिहार पुलिस के मुखिया होते हैं, किसी भी प्रदेश की पुलिस के मुखिया होते हैं, और वो इतनी कच्ची बात कर लेंगे, यह बात समझ में नहीं आई। और यदि बात दम है, मैं कहता हूं कि मुझसे भी गलती हो सकती है, किसी चीज़ को पुलिस वालों से भी होती है जी। हाँ, तो यदि दम है और कह रहे हैं टेक्निकल सर्विलांस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस झगड़े को भी प्रमाणित करना होगा डीजीपी साहब को, जिससे यह बात प्रमाणित हो कि पार्किंग का विवाद इतना तगड़ा था, इतना गहरा था, इसके विटनेसेस इतने लोग थे जिसके कारण यह हत्या हो गई। और देखिए, पार्किंग में इतना बड़ा विवाद हो गया रहता तो रुपेश सिंह ने अपने परिवार की या किसी सदस्य के साथ बात साझा किया होता, क्योंकि कोई मसल फाइट नहीं हुआ है। अब ये गाड़ी लगाने को लेकर कोई विवाद हो जाए, हम भी एयरपोर्ट जाते हैं, सब कुछ के बावजूद, सारी जान पहचान के बावजूद वहाँ लड़के पार्किंग के पैसे ले लेते हैं, जब हमें देखते हैं तो नहीं लेते हैं। फिर भी यदि हम जा रहे होते हैं, हमें ड्राइवर ड्रॉप करता है, तो हम कहते हैं कि भाई बाहर निकलते वक्त किचकिच मत करना, यदि 20 रुपये देना है तो दे देना, ठीक है ना। तो ये विवाद किस लेवल का था,
डीजीपी साहब फिर से वही कह रहे हैं, यदि आपको प्राइमा फेसी एविडेंस मिल गया है तो फिर सब कुछ खुल जाना चाहिए था, जो आप खोल नहीं पा रहे हैं। खोलने के लिए कुछ गढ़िएगा मत, क्योंकि बिहार की जनता रुपेश सिंह के मर्डर का सच जानना चाहती है और इसके पीछे जो चेहरे हैं उन्हें बेनकाब होने देना चाहती है। बेनकाब होना भी चाहिए, यह जरूरी है। जी, तो रुपेश सिंह हत्या मामला जिसका जवाब पूरा विपक्ष, पूरी जनता ढूंढ रही है, उसको लेकर अभी भी बिहार में पुलिस के हाथ खाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में बिहार के डीजीपी जब सामने आते हैं तो इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ खुलासा करते हैं, या फिर आज उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया है। जी, केवल विपक्ष और जनता नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानना चाहते हैं। केवल उनसे मेरा अनुरोध ये होगा कि किसी कहानी में ऐसे संतुष्ट मत हो जाइएगा, किसी कहानी में ऐसे संतुष्ट मत हो जाइएगा जो कहानी बताई जाएगी उसके जो दूसरे पक्ष हैं या उससे उठते जो प्रश्न हैं उस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो बिल्कुल ऐसा तो कह सकते हैं कि पूरा बिहार जवाब चाहता है कि आखिरकार रुपेश सिंह की हत्या किस तरह से हो गई। डीजीपी अगली बार जब आएंगे मीडिया के सामने या फिर इस मुद्दे को लेकर बयान देने के लिए, तो देखने वाली बात ये होगी कि उनके पास क्या फैक्ट्स रहते हैं, इस मामले को लेकर क्या नया खुलासा करते हैं, या फिर आज की तरह ही उनका कोई जवाब होगा। इसी तरह हम इस मसले को तब तक लेकर जाएंगे जब तक सब कुछ खुलकर सामने नहीं आता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।